बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी नन्हा मोहित। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी आपाधापी मची हुई थी और वैसी ही आपाधापी, वैसी ही खलबली मोहित के मन में भी मची हुई थी। लोग तैयारियों में लगे थे। समाज के लोग, मोहल्ले वाले, परिचित, अपरिचित, रिश्तेदार सभी जमा थे। लोगों की भीड़ थी, आना जाना लगा हुआ था। न जाने कितने ही जाने अनजाने चेहरे घर में काले बादलों की तरह छाए हुए थे। मोहित अपने पिता के फूलों से ढके निर्जीव शरीर के पास बैठा गेंदे की पंखुड़ियों को अपनी कोमल उंगलियों से मसलता हुआ शायद यही सोच रहा होगा कि मौत भी एक जलसे की तरह मनाया जाता है। शायद वैसे ही लोगों का जमघट, ढेरों रीति रिवाज, वैसे ही चाही अनचाही औपचारिकताएं। माँ का रो रो के बुरा हाल हुआ जा रहा था। लोग थोड़ी थोड़ी देर में उसको उठा के बिठाते, जबरदस्ती पानी पिलाते। वो एक घूंट गटकती और फिर लुढ़क जाती एक और। मोहित देख रहा था उसके गले से नीचे उतरते पानी और आंखों से ऊपर चढ़ते कोहरे को। मोहित देख रहा था अपने आसपास होते बदलावों को। वो देख रहा था अपनी माँ में होते हुए बदलावों को। मोहित को पूरी तरह एहसास था कि पिता का जाना शायद उसके और माँ के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 3 लोगों के छोटे से परिवार की छत पापा के मजबूत कंधों पे ही तो टिकी थी। माँ तो बस उस घर को सजाने, संवारने, संभालने का काम करती थी। एक नाजुक रेशमी डोर से बंधे उसके छोटे से खिलखिलाते परिवार के सर से मानो छत और पैरों तले की जमीन दोनों खींच ली गई हो। अभी जबकि पिता की अर्थी उठी भी नहीं थी, इतने सारे लोगों में एक मोहित ही था जो पिता के बाद उनका जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना कर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसका गला सूखने लगा। वो धीरे से उठ के माँ के पास आके बैठ गया। उसके करीब आते ही माँ फिर से सिसकने लगी। मोहित के हिस्से के आंसू भी वही बहाती रही। मोहित अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ की आंख से टपकते मोती समेटता रहा। आज उसने मौत के आगे असहाय जिंदगी को देखा और एक ही दिन में न जाने कितने बरस जी लिए उसने। 12 साल का छोटा सा मोहित आज यकायक बड़ा हो गया था। माँ को अपने गले से लगाए वो उसकी पीठ थपकता रहा, जैसे माँ उसकी थपका करती थी जब कभी वो साइकिल से गिर जाता था या टीचर से डांट खा के रोया करता था। आज वो माँ से भी बड़ा हो गया था। माँ, चुप हो जाओ ना, देखो मैं तुम्हारे कहने पे तो एकदम चुप हो जाया करता हूं ना। मोहित माँ को किसी भी सूरत में बहलाना चाहता, मगर माँ के आंसू तो मानो तटबंध तोड़ के बहती नदी की तरह बहते जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। मोहित आंखें मूंद के बस प्रार्थना करता रहा कि काश आंसुओं के साथ माँ के दुख भी बह जाएं। मगर ये एक बच्चे की सोच थी, एक बेटे की अपनी माँ के लिए आस थी। वरना क्या ऐसे सैलाब दुखों को बहाते हैं? ये सैलाब तो आंखों से उफनता हुआ मन में जाके ठहर जाता है सदा के लिए, एक दर्द बनकर, एक चुभन बनकर। अभी पिछले सप्ताह की तो बात है। उस शाम मोहित खेल के घर में घुसा और सीधे अपने पापा की गोद में चढ़ के बैठ गया और उनके सामने रखे हुए नाश्ते की प्लेट में रखे गर्मा गर्म पकौड़े खाने लगा। अरे मोहित, पहले हाथ मुंह धो के आओ बेटा, उसके बाद करो नाश्ता, वरना सारे जर्म्स पेट में चले जाएंगे और फिर देखना तुम्हारे कान से एक पेड़ उगेगा कीड़ों का। मोहित ने एक और पकौड़ा उठाया और हंसने लगा। पापा, आप माँ को बता दो कि अब मैं साइंस पढ़ता हूँ, ये कीड़ों के पेड़ जैसी बच्चों वाली बातों से नहीं डरता। मुझे डराना है तो बैक्टीरिया और वायरस के बारे में बता के डराए।
पापा ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ भाई, अब हमारा बेटा समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, इसके साथ अब अक्लमंदी की बातें क्या करो। उन्होंने बड़े गर्व से उसकी पीठ ठूंकी। अपने पापा का लाडला और माँ का दुलारा था नन्हा मोहित। चल भाग समझदार बच्चे, नहा के आ जल्दी से, माँ ने भी उसको दुलारते हुए कहा। मोहित अभी नहा के निकला ही था कि माँ ने हड़बड़ाते हुए बताया कि पापा को हार्ट अटैक आया है। आनन फानन में एम्बुलेंस आई और माँ पिताजी को अपने साथ लेके अस्पताल चली गई। घर के ऊपर के हिस्से में मोहित के ताऊजी का परिवार रहता था। ताई जी तो थी नहीं, उनको गुजरे कई साल बीत चुके थे। उनके एक बेटे और एक बहू थे जो अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, मगर आज वो सब नीचे मोहित के घर पे ही थे। सुख दुख के मौक़ों पे ऐसे जमावड़े होना स्वाभाविक है। ताऊजी के परिवार ने आज भीतर की दूरियों को अनदेखा कर दिया था। आस पड़ोस के लोग भी घर आ गए थे और मोहित का ध्यान रख रहे थे, उसे दिलासा दे रहे थे, मगर सब व्यर्थ। देर रात खबर मिली कि उसके पापा को डॉक्टर्स बचा नहीं सके। मोहित के सर से बरगद का ठंडा साया हट चुका था। परिवार की खुशियां मुट्ठी से रेत की तरह फिसल के बिखर गई थीं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने और करने का वक्त ही नहीं मिला। बिना कुछ कहे सुने ही मोहित के पापा उसकी दुनिया से जा चुके थे, उसको और उसकी माँ को एकदम तन्हा छोड़कर। ब्लड प्रेशर की नियमित दवाएं लेते रहने के बाद भी उनको ये अटैक कैसे आया, इसका कोई जवाब नहीं था। अब तो जो सवाल और शिकवे शिकायतें थीं वो सब भगवान से ही थीं। नन्हे से मोहित का आखिर क्या कसूर था कि उसके सर से पिता का साया यूं उठ गया। सीधी, सरल और पूजा पाठ में मगन रहने वाली उसकी माँ के जीवन से प्रेम को कैसे और क्यों इस तरह असमय छीन लिया गया था। खुशियों से महकते घर में अचानक घुटन का माहौल बन गया। हर कमरे में लोग भरे थे और लोगों की अटपटी बातें हवा में तैर रही थीं। न जाने कितने प्रश्न खड़े हो रहे थे, उनके जवाब दिए जा रहे थे। ऐसे प्रश्न जिनसे मोहित और उसकी माँ का कोई सरोकार नहीं था। दुख साझा करने आए लोगों में बहुत कम होंगे जिनको वाकई दुख था। बाकी तो समाज में रहने का फर्ज और इंसानियत का कर्ज चुकाने के लिए भीड़ का हिस्सा बने हुए थे। जो रो रहे थे वो भी शायद अपने ही गमों के आंसू बहा रहे थे। दरअसल मौत का दुख अक्सर एक सा नहीं होता। कौन मरा, कैसे मरा, कब मरा, पहले इसका हिसाब किया जाता है। और उस मायने से मोहित और उसकी माँ का दुख पहाड़ जैसा था, क्योंकि मोहित की उम्र छोटी थी, उसकी माँ के भी सजने संवरने के दिन थे और पिता के सर पे भी कई जिम्मेदारियां बाकी थीं। मोहित के पिता की मौत को 40 दिन बीत चुके थे। सारे कर्म कांडों के बाद उनकी रूह आज़ाद थी और रिवाजों की हर बेड़ी से आज़ाद थे सारे नाते रिश्तेदार। मातम की गहरी छाया से बाहर निकल आए थे सब, जिसे दुख की भी कोई मियाद तय हो पहले से, एक तय टाइम टेबल। जैसे मौत के दिन दहाड़े मार के रोना, फिर चौथे तक सिसकना, 13वीं में पलके भिगो लेना और 40वें के बाद उदास चेहरे वाला नकाब भी उतार फेंकने का मानो अधिकार होता है सबको। बल्कि उसके बाद तो उदास बैठे मोहित या उसकी माँ को भी बाकायदा टोक दिया जा रहा था कि बस अब बहुत हुआ, जाने वाले के साथ हम भी तो नहीं जा सकते ना, या अब अपनी जिंदगी देखो, उनकी आत्मा दुखी होगी तुमको इस तरह देख के, वगैरह वगैरह। विचित्र सा माहौल था। दुख और व्यावहारिकता का कुलाद सा बन रहा था हर जगह। यानी एक पल को कोई दुखी होता और दूसरे ही पल अड़ोस पड़ोस, महंगाई और राजनीति पे चर्चाएं निकल पड़ती। कुछ देर को लोगों को याद ही नहीं रहता कि चंद दिनों पहले यहाँ से अच्छा भला आदमी परलोक से धार गया है और वो यहाँ परिजनों को सांत्वना देने आए हैं। यही सारी बातें देख सुन के और अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद अचानक मोहित को दुनियादारी की समझ आ गई थी।
लोग जब उससे कहते कि अपनी माँ का ख्याल रखना, तब मोहित को एहसास होता कि उसको वाकई अपनी माँ का ख्याल रखना है, उनको जीना सिखाना है, पिता के बगैर भी। बस वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब होगा कैसे, अपने डगमगाते कदमों से कैसे वो माँ को सहारा देगा, अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से माँ की सूनी कलाइयों को किस तरह थामेगा वो। घर की चारदीवारी को अपनी दुनिया समझने वाली उसकी भोली माँ बाहर की दुनिया का सामना कैसे करेगी, कैसे वो दफ्तरों, बैंकों के पचड़े, बाजार हाट की दिक्कतें, टेलीफोन, बिजली के बिल भरने जैसे काम करेगी। मोहित जिंदगी के मायने समझने जितना समझदार तो नहीं था, लेकिन मौत के मायने उसको समझ आने लगे थे। कहते ना कि कब्र पे बहाए गए वो आंसू सबसे कड़वे होते हैं जो चले जाने वालों के अधूरे कामों को लेके बहाए गए होते हैं, और ऐसे आंसू बहाने वालों का तो घर में जैसे तांता लगा हुआ था। जो आता वो माँ को या मोहित को गले लगा के कहता कि अभी उम्र ही क्या है इनकी जो ये दर्द भोगना पड़ रहा है, कोई बैंक बैलेंस है क्या, कोई सरकारी पेंशन तो मिलेगी ना, मगर उससे काम कैसे चलेगा। बस ऐसे ही निरर्थक सवाल लोग करते और माँ का कलेजा छलनी होता रहता। मासूम मोहित चुपचाप सुनता रहता। कुछ कुछ तो उसको समझ में आता, और ज़्यादातर बातें उसके कच्चे मन में नए नए जटिल सवाल छोड़ जाती। तन्हाइयों में बैठा वो भी सोचता, हाँ आखिर कैसे चलेगा काम। एक दिन मोहित ने देखा कि ताऊजी माँ के पास बैठ के उनसे कुछ बात कर रहे हैं और उनके हाथ में कुछ कागज हैं। मोहित कुछ सुन नहीं सका, बस अपनी रोती सिसकती माँ को देख के खुद भी रोता रहा। माँ की हालत देख के ताऊजी उनकी गोद में कुछ कागज रख के चुपचाप चले गए। मोहित ने कागज उठाया, उस पे लिखा था पावर ऑफ अटॉर्नी। ताऊजी सारे अधिकार खुद चाहते थे, घर पे कब्जा खुद चाहते थे। माँ, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? मोहित ने बमुश्किल पढ़ते हुए अपनी माँ से पूछा। माँ ने उसकी उम्र के हिसाब से उसको समझाया कि बैंक और पापा के कारोबार की जिम्मेदारी ताऊजी उठा लें, इस बात की सहमति देनी है मुझको, वो भी लिखित में, क्योंकि बिना कागजी कार्रवाई के ताऊजी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना माँ? मोहित ने माँ को फिर कुरेदा। माँ, मेरे दोस्त की मम्मी ने भी मुझको समझाया कि माँ को कहना कि कोई भी पेपर्स बिना देखे समझे साइन ना करें। मोहित ने अपनी माँ की आंखों में झांका। माँ, ताऊजी अच्छे नहीं हैं, वरना पापा उनसे दूर दूर क्यों रहते? ताऊजी पहले कभी पापा के ऑफिस तो नहीं जाते थे, अब क्यों? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। माँ की चुप्पी देख के मोहित भी चुप हो गया। पिता के जाने के बाद माँ की मांग और घर दोनों सूने हो गए थे और बेरौनक भी। साएं साएं करती दीवारें एक अजीब सी घुटन पैदा करने लगती थीं। घर के खिड़की दरवाजे पहले की ही तरह खुले रहते थे, मगर हवा फेफड़ों तक पहुंचती नहीं थी। मोहित के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात थी माँ का बदला हुआ रहन सहन। चटख रंगों की साड़ी, खनखनाती चूड़ियाँ और सुर्ख महावर और मेहंदी से सजी रहने वाली माँ ने रंगों से मानो लड़ाई कर ली थी, और उसको माँ का ये रूप जरा भी नहीं भाता था। वो जिद करता कि माँ तुम पहली जैसी क्यों नहीं रहती, मगर उसके ऐसा कहते ही माँ की उदास आंखें रिसने लगती। उसने ये जिद छोड़ दी, मगर हर पल सोचता रहता कि क्या करूं कि माँ पहले सी सुंदर दिखने लगे। मगर मोहित कहाँ समझ पाया था कि सबसे बड़ा श्रृंगार तो माँ की मुस्कुराहट थी, तो बिना मुस्कुराए उसकी माँ कहाँ से सुंदर दिखती। बच्चे कहाँ जानते हैं कि हमारे समाज में पति के बाद किस तरह औरतों के सुख के अधिकार अक्सर छीन लिए जाते हैं, या वो खुद ही छोड़ देती हैं सब, खुद अपनी ही इच्छा से। हाँ, लेकिन मोहित अब बहुत कुछ जानने लगा था, समझने लगा था। एक ही घर के दूसरे हिस्से में रहने वाले मोहित के ताऊजी उसके पिता के रहते हुए हमेशा दूर दूर ही रहते। सोच और स्वभाव के बड़े अंतर के कारण दोनों भाइयों के मन कभी मिले ही नहीं थे।
जब मोहित के पिता जीवित थे तब उनका आना जाना कभी कभार ही होता था, यानी कोई ख़ास वजह हो तभी उनकी मुलाकात या बात होती थी। लेकिन पिता के बाद ताऊजी का आना जाना नियम से होने लगा, बल्कि घर की बागडोर लगभग ताऊजी ने ही संभाल ली थी। मगर इस बात से माँ को थोड़ी तसल्ली थी और परिवार में भी किसी को कोई एतराज़ नहीं था सिवाय मोहित के। मोहित को अपने घर में किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अनमना सा रहने लगा था। मोहित बच्चा जरूर था, मगर ताऊजी के स्वार्थी स्वभाव को समझता था। अपने पापा से उनकी बहस होते हुए वो अक्सर सुनता था और फिर पापा देर तक अनमने और उदास रहते थे। वैसे देखा जाए तो ताऊजी और उनके बेटे ने उनके सारे काम अपने हाथ में ले लिए थे, मगर यही सब बातें तो मोहित को परेशान कर रही थीं। जब पापा ने उन पे यकीन नहीं किया तो हम कैसे करें? फिर बात बात पे उनका माँ से ये आग्रह करना कि सभी कागज़ों पे दस्तखत कर दो, पावर ऑफ अटर्नी मुझको दे दो, मोहित को परेशान करता और शायद भीतर ही भीतर माँ को भी। अपनी माँ को दूसरों पे निर्भर होते देखना मोहित को खटक रहा था। झांसी की रानी से लेके इंदिरा नूई की कहानियां सुनाने वाली उसकी माँ धीरे धीरे एक बेल की तरह अपने आसपास उगे हर मजबूत सहारे से लिपटती जा रही थी और खुद दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। मोहित का बड़ा मन करता कि माँ अपने काम खुद करे, वो मोहित के भी सभी काम करे जैसे पापा किया करते थे। मगर माँ तो जैसे काठ की गुड़िया बन गई थी। मोहित अब फिर से स्कूल जाने लगा था। माँ घर के साधारण कामकाज में उलझी रहती। घर पे ताऊजी और उनके बेटे का शासन चलने लगा था। सुबह माँ अपनी गर्दन और नज़रें झुका के ताऊजी या उनके बेटे को कभी सामान की लिस्ट पकड़ाती तो कभी कोई बिल दे के उसको भरने की गुजारिश करती। मोहित ने कभी नहीं देखा कि माँ के काम करते वक्त उनमें से कोई मुस्कुराया हो और माँ के दिए काम को बोझ न समझ के एक जिम्मेदारी समझा हो। माँ के चेहरे पे बेचारगी देख के मोहित उदास हो जाया करता। माँ मोहित के लिए भिंडी मंगवाती और वो लोग कभी लौकी लाते या करेले। कभी वो फ़ोन पे बिल जमा करने में देर करते और फिर फ़ोन कट जाने से माँ परेशान हो जाती। माँ कोई सवाल जवाब नहीं करती। उल्टे मोहित शिकायत करता तो वो उसको समझाती कि वो इतना कर तो रहे हैं, ये क्या कम है। माँ तुम्हें ज़रूरत ही क्या है सारे काम उनसे कहने की? मोहित मचल उठता। हम खुद भी तो जा सकते हैं बाजार अपने पसंद की चीज़ें खरीदने। मैं कहाँ अकेले बाहर निकलूंगी बेटा, कहते हुए माँ करेले छीलने लगती। मोहित का मन कड़वाहट से भर जाता। अपने पिता के घर पे वो किसी और की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर ताऊजी के परिवार के लोगों का बेगाना सा व्यवहार उसको कचोटता रहता। मगर उसकी माँ को शायद कुछ दिख नहीं रहा था या वो देखना ही नहीं चाहती थी। मोहित के छोटे से मस्तिष्क में खलबली मची रहती कि किस तरह वो अपनी माँ के भीतर आत्मविश्वास जगाए और पिता के बाद भी घर कुछ हद तक तो वैसे ही चल सके जैसे चलता आया था। उसकी माँ एक पढ़ी लिखी समझदार औरत है, मगर पिताजी के रहते उन्होंने घर के बाहर की कोई जिम्मेदारी उठाई नहीं, इसलिए थोड़ा सा डर रही हैं, हिचक रही हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो ये सारे काम खुद नहीं कर सकती। मोहित को कुछ कुछ याद था कि दादाजी के देहांत के बाद पापा और ताऊजी के बीच जायदाद और पैसों को लेकर झगड़े हुए थे। वो कमरे में दुबका सुना करता था उनकी बातें। उसको ज़्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन माँ को अक्सर सिसकते हुए उसने देखा था और पिता के माथे पे उभर आई एक अस्थायी शिकन उसे अब भी याद है। सब ठीक हो जाएगा कि दिलासे देते पिता की गर्म हथेलियों का नर्म स्पर्श वो भूला नहीं है। उसे याद है पापा किस तरह रात रात भर करवटें बदलते और कभी तो नींद की गोली खा के ही सो जाते। पिता ऊपरी तौर पर ताऊजी से संवाद बनाए हुए थे, लेकिन उनके बीच विश्वास की डोर टूट चुकी थी और ये बात मोहित और उसकी माँ दोनों जानते थे। नन्हे मोहित की नज़र में तो ताऊजी अपराधी थे। पिता की स्मृतियां घर के हर कोने में बसी थीं। उनके बीच रहना बहुत दर्द देता था। मोहित भी अपनी माँ की तरह चुप चुप सा रहने लगा था और किसको परवाह थी कि वो मुस्कुराएं, खिलखिलाएं या
किसी अंतहीन शोक के गुबार में खो जाएं। सच, मौत कितनी आसान होती अगर हम जिस्म के साथ यादों को भी दफन कर पाते। पिताजी की अलमारी में फाइलों का ढेर था और सभी चीज़ें नए सिरे से व्यवस्थित की जानी थीं। मकान, दुकान, अकाउंट, फ़ोन और भी न जाने क्या क्या था जो मोहित की माँ के नाम पे ट्रांसफ़र होना था। न जाने कितने मसले थे जो सुलझाए जाने थे। और एक रोज़ जब माँ ने सभी फाइलें ताऊजी के सुपुर्द करने का निर्णय लिया और साथ ही ताऊजी के बार बार जोर देने पे पावर ऑफ अटर्नी भी साइन करने को तैयार हो गई, तो मोहित मचल गया कि माँ आप अपने आप क्यों नहीं लेती अपने फैसले? इसमें पढ़ के तो देखिए आप क्या लिखा है, आप ज़रूर समझ जाएंगी माँ, आप बहुत समझदार हैं। माँ ने मोहित को गले लगाया। वो समझ रही थी कि सारे दस्तावेज ताऊजी के हाथ में देना यानी उनकी उम्र भर गुलामी स्वीकार करना है। मगर वो लाचार थी। आपको किस बात का डर है माँ? आप क्यों घबराती हैं इतना? मोहित जिद करने लगा। मोहित ने माँ का हाथ पकड़ा और पास के पार्क में ले गया कि शायद अभी नहीं तो थोड़ा सोचने के बाद ही माँ अपना फैसला बदल लें। पार्क की बेंच पे बैठ के माँ बेटे दुनिया जहान की बातें करते रहे। कभी माँ मोहित को समझाती तो कभी मोहित माँ से बड़ा बन के उनको समझाता। सामने एक पेड़ पे घोंसला बना था और उसमें एक चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रहे थे। तिनका तिनका जोड़ के बड़े जतन से बनाया आशियाना था उनका, जैसे कभी मोहित का हुआ करता था। तभी पेड़ के नीचे एक बिल्ली घात लगा के बैठ गई। चिड़िया और चिड़े ने उसको देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। माँ ने मोहित को धकेला, जा बेटा उस बिल्ली को भगा दे। मोहित अपनी जगह से टस से मस न हुआ। रुको माँ, चिड़ियों के मम्मी पापा हैं ना उन्हें बचाने के लिए। दोनों चिड़ा और चिड़िया पूरी ताकत से ची ची चिल्ला रहे थे। चिड़ियों का शोर बढ़ता जा रहा था और न जाने कहां से ढेरों चिड़ियाएं वहां इकट्ठी हो गईं। सब बिल्ली के और घोंसले के आसपास उड़ने लगी जैसे गश्त लगा रही हों। इतनी सारी चिड़ियाएं मोहित ने कभी एक साथ देखी नहीं थी। शायद माँ ने भी कभी न देखी हों, बिल्ली ने भी कभी नहीं देखी होंगी, इसलिए घबरा के भाग गई। पार्क में नन्ही नन्ही चिड़ियाओं ने शोर बरपा दिया था जो अब थम गया था। उनके साथ साथ माँ की जान में भी जान आई। दोनों चिड़ा और चिड़िया वापस अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास जाके बैठ गए, आराम से, पूरे सुकून से। मोहित खुशी से ताली पीटने लगा और अपनी माँ के गले से झूल गया। माँ ने उसको अपनी बाहों में समेट लिया। मोहित ने अपनी कलाई माँ के हाथों से छुड़ा के उसकी कलाई खुद थाम ली। पार्क से दोनों घर पहुंचे तो ताऊजी वहीं बैठे थे और दराज में रखी फाइल्स पलट रहे थे। मोहित का मुंह कसैला हो गया। वो चुपचाप बाहर बरामदे में बैठ गया। ताऊजी ने कागज़ माँ की ओर बढ़ाया और साथ में पेन भी। मोहित को उनकी शक्ल पार्क वाली बिल्ली की तरह लग रही थी। उसका मन उदास हो गया। माँ ने कागज़ हाथ में लिया, कुछ देर देखा, उसे उल्टा पुल्टा किया और फिर वो उसको मोड़ने लगी, कभी सीधा कभी तिरछा। ताऊजी के माथे पे शिकन बढ़ती जा रही थी। तभी मोहित ने देखा कि माँ ने उस पावर ऑफ अटर्नी के कागज़ से एक हवाई जहाज़ बना डाला जैसे कभी बचपन में बनाती थी उसके लिए, और बरामदे में आके उड़ा दिया उसको खुले आकाश में। बस इतनी सी थी ये कहानी।